तो आइए मित्रों बात करते हैं मगध साम्राज्य के बारे में। ठीक, मगध साम्राज्य के बारे में जैसा आपको पता है कि 16 महाजनपद जो थे उसमें सबसे शक्तिशाली प्रांत यही था। ठीक है, यही जनपद सबसे शक्तिशाली था। कौन सा? मगध साम्राज्य। तो देखिए मगध का विस्तार कैसे कैसे होता है, यह एक प्रांत से साम्राज्य कैसे बन जाता है। ठीक, जनपद से महाजनपद क्या, तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जैसा कि आपको पता है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था भाई? बिंबिसार था। ठीक है, इसे ही वास्तविक संस्थापक हम मानते हैं हर्यक वंश का। देखिए हर्यक वंश का मतलब क्या होता है कि वह कुल जिसका चिन्ह हरा है। चिन्ह कैसा है भाई? हरा है। ठीक, या फिर इसे हर्यक को ही हम क्या कहते हैं? पितृहंसा हंता वंश। पितृहंसा वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जितने भी बेटे हुए हैं ना, आप ये समझिए कि अपने पिता की हत्या करके ही अपने पिता की हत्या करके ही क्या बनाया हुआ है? उसका उत्तराधिकारी बन गया हुआ है। ठीक, तो मतलब इसीलिए इसको पितृहंता वंश कहते हैं, हर्यक वंश भी कहते हैं। या फिर ये समझिए नाग के कुल से उत्पन्न। अब भाई नाग के कुल से जो उत्पन्न है वो अपने पिता को मार के ही अपना साम्राज्य स्थापित करेगा ना, तो यही चीज़ है। तीन चीज़ बताया मैंने। हर्यक को पितृहंता वंश भी कहते हैं, और हर्यक का मतलब होता है कि जिसका चिन्ह हरा होता है या फिर नागकुल से उत्पन्न, ये चीज़ें। ठीक है, बिंबिसार क्या था भाई? वास्तविक संस्थापक था। ठीक, जैन साहित्य में इसका नाम श्रेणिक मिलता हुआ, मतलब इसे श्रेणिक की उपाधि मिली हुई है। महावंश 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश ये बना हुआ था। ठीक है मित्रों, इसे राजाओं का सिंह भी कहते हैं। किसे? श्रेणिक कहो या फिर आप बिंबिसार कहो, राजाओं का सिंह भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम कुमार सेन भी है। क्या नाम है भाई? कुमार सेन। ठीक, तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए इसके, आप ये सोचिए बिंबिसार था कौन एक्चुअल में। अगर ये मैं बताऊं तो एक सामंत थे। ठीक है, सामंत भट्टी का पुत्र था। ये बिंबिसार कौन था? सामंत भट्टी का पुत्र था। यहाँ नाम मैंने बता दिया, श्रेणिक है। ठीक है, इसको राजाओं का सिंह भी कहते हैं। इसके अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत 8000 ग्राम आते थे। 8000 ग्राम आते थे, जिसमें 300 योजन आता था, मतलब योजन तक फैला हुआ था। और इसी 300 योजन को क्या करता है भाई? आज़ाद शत्रु जब आता है तो उसे 200 योजन और बढ़ा करके 500 योजन तक विस्तृत कर देता है। ठीक है मित्रों, तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए आगे हम बात करते हैं कि इसकी 3 नीतियाँ थी अपने राज्य को क्या करने की? विस्तृत करने की, या अपने राज्य को बढ़ाने की 3 नीतियाँ थी। पहली नीति की मैं बात करता हूँ कूटनीति थी, दूसरी क्या थी? वैवाहिक नीति थी, और तीसरी आक्रामक नीति थी। तो बारी बारी सबके बारे में हम जानते हैं। एक ग्रंथ है महावग्ग ना, बौद्ध साहित्य है महावग्ग, उसमें बोला गया है कि इसकी 500 पत्नियां थीं। भाई 500 पत्नियां, तो अपने राज्य को विस्तृत तो कर ही लेगा ना। ये शादी कर लेता था, सबसे शादी कर लेता था, फिर उसको अपने राज्य में मिला करके राज्य को विस्तृत कर लेता था। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है मित्रों, ठीक है। तो ये देखिए चेटक ना, चेटक लिच्छवी शासक की पुत्री चेलना के साथ विवाह कर लेता है। ठीक, अब चेलना के साथ विवाह करने के बाद फिर दूसरा विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से कर लेता है। ठीक है, कौशल नरेश महाकौशल थे और उन्हीं की पुत्री थी महाकौशला, उनके साथ विवाह कर लेता है। ये विवाह कैसा था? इसने प्रसेनजीत के साथ अपनी बहन का विवाह किया था। ठीक है, बिंबिसार ने प्रसेनजीत के साथ अपनी बहन का विवाह किया और फिर प्रसेनजीत की बहन से अपना विवाह कर लिया। ठीक है, मतलब दोहरा वैवाहिक नीति समझिए आप। ठीक है, मतलब पहले क्या किया? प्रसेनजीत से अपनी बहन की शादी करा दी, फिर प्रसेनजीत की बहन से अपनी शादी कर ली। ठीक, तो ये भी आ गया आपका। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की राजकुमारी एक क्षेमा थी या खेमा थी, उनके साथ विवाह कर लिया इसने। ठीक है मित्रों, तो आई होप इतनी चीज़ समझ में आई होंगी। तो ये पंजाब मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश पंजाब। ठीक है मित्रों, ये आपका वैशाली हो गया, चेलना वैशाली हो गया। धीरे धीरे ये क्या किया? विवाह करके मिलाता गया। आपको बताया मैंने महावग्ग के अनुसार ये जो बौद्ध साहित्य 500 पत्नियां थी इसकी। ठीक, तो विवाह के साथ इसने मिला लिया। पहला चेटक चेलना के साथ हुआ, दूसरा क्या भाई? महाकौशला के साथ हुआ, और तीसरा मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा या खेमा कहिए। ठीक, क्षेमा। तो आई होप इतनी चीज़ समझ में आई। ये क्षेमा जो थी ये पट रानी थी इनकी।
पट रानी थी किसकी भाई, बिंबिसार की। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम बात करते हैं इनकी कूटनीति की। ठीक, कूटनीति क्या थी, कूटनीति, तो कूटनीति ये समझिए, इनका एक वैद्य था जीवक। ठीक है, जीवक वैद्य था। जब चंड प्रगोद जो कि अवंती का शासक होता है, चंड प्रगोद ये अवंती का शासक होता है, इसे पीलिया हो जाता है भाई, पीलिया हो जाता है। जब ये पीलिया हो जाता है तो ये अपने वैद्य को जीवक को भेजता है, जीवक को भेज करके उसकी मदद करवाता है और वह ठीक हो जाता है। जो चंड प्रगोद रहता है वो क्या कर लेता है भाई, इसका ऋणी हो जाता है। तो ये कूटनीति हो गई, उससे भी मिला लिया उसने। फिर उसके बाद आइए आक्रामक नीति की बात करते हैं, युद्ध नीति की बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये था कि अंग का विलय करना, मगध में अंग का विलय करना। तो इसने ब्रह्मदत्त को परास्त करके अंग का मगध में विलय कर लिया था। ठीक है मित्रों, इसके अगर मैं हथियार की बात करता हूँ, बिंबिसार के हथियार की बात करता हूँ, तो दो हथियार थे इसके पास। एक रथ मूषल था, रथ मूषल, और दूसरा क्या था, महाशिला कंटक। ठीक है, महाशिला कंटक जो होता था ना भाई, वो बड़े बड़े पत्थरों को उठा करके फेंकता था। ठीक, सैनिकों पर फेंकता था, जिससे क्या होता था, उनकी मृत्यु हो जाती थी, बड़े बड़े पत्थरों को उठा करके। और ये जो रथ मूषल था, रथ मूषल जैसा कि नाम से पता है मूषल, और यहाँ शिला। ठीक, कौन सा बताया मैंने, महाशिला कंटक, महाशिला कंटक। ये महाशिला बड़े बड़े पत्थरों को उठा करके फेंकता था, और रथ मूषल क्या था, ये गदा जैसा होता था, उस पर प्रहार करता था। मतलब उसके सामने जितने भी सैनिक आते थे ऑटोमेटिकली वो प्रहार करता था। जैसे बाहुबली आपने देखा ना, उसमें काटते हुए जाता है, तो उसमें ये प्रहार करता था और ये पत्थर फेंकता था। ठीक, तो आई होप इतनी चीज़ समझ में आएंगी। अब देखिए हम बात करते हैं किसकी, अजात शत्रु की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि बिंबिसार सॉरी, ठीक, बिंबिसार क्या था, 300 योजन तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। तो 200 योजन बढ़ा देता है अजात शत्रु। ठीक, ये बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है मित्रों, अजात शत्रु कौन था, बिंबिसार का पुत्र था। इसका एक नाम कुड़िक भी है, और प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा से इसका विवाह हो जाता है। देखिए, जब ये अजात शत्रु ना अपने पिता बिंबिसार को मारता है, ठीक है, जब बिंबिसार को मारता है तो प्रसेनजित से इसका क्या हो जाता है भाई, भाई उसकी बहन के पति को कोई मार दिया है तो गुस्सा तो करेगा ही, तो उसके साथ युद्ध की मतलब युद्ध स्टार्ट हो जाता है। इसलिए गुस्सा गुस्सी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो प्रसेनजित के साथ उसका युद्ध होता है, और जब युद्ध होता है ना, तो उसमें एक संधि होती है। उस संधि में क्या करता है, प्रसेनजित अपनी पुत्री के विवाह इससे करवा देता है, अजात शत्रु से करवा देता है। ठीक है मित्रों, और ये अजात शत्रु क्यों मारता है ना, प्रश्न उठता है, ये अजात शत्रु क्यों मारता है। तो बुद्ध के एक भाई थे देवव्रत। ठीक है, देवव्रत भाई थे। तो ये क्या किए थे भाई, ये चढ़ा दिए थे इसको, अजात शत्रु को चढ़ा दिए। बुद्ध के भाई देवव्रत अजात शत्रु को चढ़ा दिए, और चढ़ाने के बाद बोले कि भाई तू अपने पिता की हत्या कर दे। तो ये बिंबिसार की हत्या कर देता है। ठीक, ये बात खुद अजात शत्रु ने बुद्ध के सामने एक्सेप्ट करी है, ये लिखा है ग्रंथों में। ठीक है मित्रों, तो और अगर मैं इसकी बात करूं तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय शासक कौन था भाई, अजात शत्रु ही था। ठीक है, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उस समय शासक कौन था, अजात शत्रु ही था। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। ठीक, अब देखिए इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं अजात शत्रु के समय। तो अजात शत्रु का नाम कुड़िक था। ठीक है, प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा से इसका विवाह हो जाता, और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी इसी के शासनकाल में होता है, जो 483 ईस्वी में होता है राजगृह में। ठीक है, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप रहते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन इसी के शासनकाल में होता है, अजात शत्रु के काल में। ठीक है, अब देखिए उदयन की बात करते हैं। तो अजात शत्रु के 4 पुत्र होते हैं, और ये चारों भी पितृहंता ही होते हैं ना। 4 पुत्र होते हैं, चारों ही, मतलब देखो अभी क्या बताया मैंने, बिंबिसार को मारा अजात शत्रु ने। ठीक है, बिंबिसार को अजात शत्रु ने मारा, उसका पुत्र। अब फिर अजात शत्रु का पुत्र होता है उदयन, अनिरुद्ध, मुंड, दर्शक। ये 4 पुत्र होते हैं, ये भी क्या करते हैं, अजात शत्रु को मार देते हैं। ठीक है मित्रों, तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो देखिए इसके अजात शत्रु के 4 पुत्र होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उदयन होता है, अनिरुद्ध होता है, एक मुंड होता है।
ठीक, और एक दर्शक होता है। ये जो दर्शक होता है ना, ये दर्शक ही क्या होता है भाई, यही मतलब हर्यक वंश का लास्ट संस्थापक होता है ना, मतलब लास्ट राजा आप कह लीजिए, तो दर्शक लास्ट राजा होता है। अब देखिए इसके समय में क्या महत्वपूर्ण घटना है। पाटलिपुत्र की स्थापना करी उदयन ने, ठीक, पाटलिपुत्र की स्थापना, और मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित किया। ये अच्छी चीज़ है। ये राजधानी राजगृह को क्या करता है, मगध की राजधानी जो रहती है राजगृह, उसको पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर देता है। ठीक, तो ये दो चीज़ महत्वपूर्ण है। मैंने बताया कि जो इसका पुत्र रहता है, अजातशत्रु का जो पुत्र रहता है, 4 पुत्र रहते हैं, इसमें जो दर्शक होता है, ठीक, दर्शक ये हर्यक वंश का अंतिम शासक होता है। इसको नाग दशक भी कहते हैं, नाग दशक। ठीक है, अब नाग दशक को, अब इसके बाद क्या होता है, नंद वंश की स्थापना होती है। ठीक है, शिशुनाग वंश आता है। ठीक है मित्रों, नंद वंश तो उसके बाद आएगा, तब इसके बाद शिशुनाग वंश आता है। जब शिशुनाग वंश आता है तो वहीं उस समय क्या होता है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन होता है भाई, हर्यक वंश का संस्थापक होता है आपका दर्शक या नागदशक। तो दर्शक या नागदशक को मंत्री लोग मिल करके हटा देते हैं। अब जब हटा देते हैं तो वहीं पर शिशुनाग आता है। ठीक, जब शिशुनाग